रविदास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड विमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और आज के सफर में मेरे साथ जुड़ रही हैं अनीता शर्मा, जो कि एजुकेशनिस्ट रही हैं और अब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए उन्हें से जानते हैं अभी तक का उनका ये सफर कैसा रहा, क्या कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल किया है। अनीता जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच अस्वती जी। मेरा शुरुआत में तो जैसे नॉर्मली एजुकेशन रिसीव करता है इंसान, उसके बाद मैंने मेडिकल में अटेम्प्ट करने की कोशिश की, पर उस तरह से कुछ एक हुआ, डॉक्टर बनना चाहती थी। हाँ जी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उस ड्यूरेशन में हमारा रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ और हम बड़े डिस्टर्ब हो गए। तो जिस टाइम पर वो एग्ज़ाम होना था उस टाइम हम डिस्टर्ब थे, फॉर्मेलिटी में एग्ज़ाम दे दिया। अब वो तो चांस निकल गया, पर फिर हमने बीएड करके हमने टीचिंग लाइन में चॉइस दिखाई अपनी। तो आप टीचर क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि जब भी हम अपन करियर को लेके चूज करते हैं तो कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, कोई ना कोई थॉट जरूर होता है। उसका रिलेशन ये था उससे कि मेरे को हमेशा बुक से रिलेटेड लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट था? पढ़ाने में वो चांस ऐसा हुआ कि मेरे जूनियर्स मेरे पास भाग के आते थे, हमें समझा दो। मैं कहती तुमसे एक ही क्लास तो आगे हूँ, मैं कैसे समझा दूँ। अच्छा। और बताती थी तो वो घर में इतने कॉन्फिडेंट जाते थे कि घर के लोग कहते तुम क्या जादू करती हो। तो फिर यानी आप टीचिंग में एक्सपर्ट थी? मैं थी नहीं, मेरे जूनियर्स ने मुझे बनाया। हाँ, मतलब मुझे अपना रिजल्ट दिखा के कि हाँ ऐसा तो ऐसे है। आप उस तरफ आगे बढ़ी, फिर आपने सोचा कि मैं टीचर बन जाती हूँ। हाँ, फिर मैं टीचर बन गई। अच्छा, उसमें फिर जैसे कि हम बचपन से सॉन्ग सुनते थे सिस्टर्स के वहाँ कि ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, तो ये मत कहो कि मेरा वो मन था मैं नहीं बनी। हाँ, लेटर ऑन मेरा न्यूज रीडर बनने को मन था। Once I'll get married and now then I'll leave this profession, I would like to become news reader. हमेशा सपना ये रहता था कि न्यूज रीडर बनना है, पर वो चांस है फिर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो जाती है तो नहीं बने। आई वाज डिटरमिन्ड। सारे सपने सच नहीं होते। ये मेरा पहला सपना था। उस टाइम वो आती थी न्यूज रीडर्स जो आती थी, उस टाइम उनको देख के मेरे अंदर से आता था करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट करी। टीचिंग में मैंने तो वो कहते थे ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, तो डोंट थिंक मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो अब ये करना पड़ रहा है। आप उसमें अपने को जगाओ और वहीं चमक के दिखाओ। इस सॉन्ग को मैंने अपना मोटो बना लिया। तो आप टीचर बनी, उसके बाद फिर आगे कैसे बढ़ी? फिर आगे बढ़ती गई, मैंने वहाँ टीच की, मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिला, अपना शौक जगता गया अंदर से। पेरेंट्स मेरे को आके, कुछ मेरे को बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल के पेरेंट्स से जो इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो कहते थे मैम आई एम वेरी हैप्पी। क्या बात हुआ? क्योंकि हाथ तक जोड़ते थे। आई वॉज अ गर्ल ऑफ 22 ईयर्स। तो मेरी बेटी रोज तंग करती थी अपने टिपिकल क्वेश्चन से। शी वाज वेरी शार्प, उसको प्रेजेंट अवार्ड भी मिला था 6 में। तो अब वो पूछती नहीं है कुछ। मैंने कहा बेटा आजकल तंग नहीं कर रहा मैम, हमें परफेक्ट टीचर मिल गई है, वो हमारी सारी क्वेरीज सॉल्व कर देती है अवे फ्रॉम द कोर्स। बड़ी क्लास। ये टीचर की एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब कोई बच्चा ये कह देता है कि मेरी सारी क्वेरीज आप सॉल्व कर देते हो। तो आपको मतलब ये आपने ये एहसास भी आपने लिया। हाँ, वो बड़े आउट ऑफ। आप प्रिंसिपल भी बनी? फिर मैं प्रिंसिपल बनी। आपको उससे पहले वाइस प्रिंसिपल। मतलब आपका प्रमोशन हुआ? हाँ, वो सेम स्कूल में भी नहीं, मे बी मैंने अलग स्कूल में जाके किया सब। तो जैसे चेंज किया तो वहाँ कुछ साल बाद मेरे प्रिंसिपल का हुआ। तो मेरी वो कहती थी, वो जो मेरी टीचर्स थी नीचे, मैम आप बहुत छोटी उम्र में प्रिंसिपल बन गए, मैम अभी आप टीचिंग अच्छी करते हो, टीचिंग ही करो, ये तो बनते रहोगे। वो मुझे सजेस्ट करती थी, पर वो किया। फिर जैसे जैसे बढ़ते गए फिर और बहुत चांसेस आए जब मैंने अपने से इंडिविजुअली उन लोगों को IMA कमांडेंट पी के रामपाल के पास ले जाके उनसे साइकोलॉजिकल इंटरव्यू लिया। कमांडेंट का उन्होंने मेरे को इंटरव्यू दिया और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और आगे भी मैं एक इकोनॉमिस्ट से, फेमस मिस्टर स्वामी हैं इकोनॉमिस्ट, पुरकुल देहरादून में, उनके पास भी मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके गई अलग अलग। फिर मेरी फ्रेंड थी जो कॉलेज पास करके डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तराखंड, कंचन चौधरी थी, कॉलेज पास करके आई, तो उन्होंने मेरे साथ एक्टिंग वगैरह की और वो भी टाइम पास कर रही थी तो एक्टिंग्स करी। उसके बाद फिर हमने मतलब अलग अलग अच्छे टॉपिक लेके प्रमोशन किया सोसाइटी में और पैसा हमने गरीबों के लिए बांटा। यहाँ तक कि एक था जी, आप टीचर थी लेकिन अभी आपने जैसे आप बता रही हैं आप सोशल वर्क भी आपने किया, तो सोशल वर्क की शुरुआत किस थॉट के साथ हुई थी? ये बस मैं आपको एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मैं अभी 8 साल की रही होंगी, तो मेरी मम्मी ने मेरे को डॉल लेके दी, बढ़िया सी सरप्राइज। मार्केट गए हैं कि लो ये डॉल खरीद लो। जब मैं निकल के गई तो आगे एक बेगर बैठी थी गोदी में छोटी लड़की लेके। मैंने एकदम से उस उम्र में उसकी आईज रीड करी, मुझे लगा मेरी आंख में खुशी है, ये बड़ी उदास है, इसके लिए कोई चार्म नहीं है, मेरे को तो और भी चार्म है। मम्मा ये डॉल इसको दे दो। कहते कितनी देर हुई है डॉल लिए? 5 मिनट। मम्मा उसके पास नहीं है। तो ऐसी मैंने फीलिंग्स मेरे अंदर अपने से नीचे के लोगों के लिए आने लगे।
कभी ऊपर नहीं किया। यानी आप दूसरों के जीवन की कमी को बहुत अच्छे से समझ पाई, लेकिन उस एज में जब एक बच्ची जो डॉल शायद इतनी प्यारी होती है 8 साल की बच्ची को, वो अपने रियल ब्रदर सिस्टर के साथ भी शेयर नहीं करती, लेकिन आपने रोड पे एक बच्ची को देखा, आपको लगा कि मुझसे ज्यादा इसको इसकी जरूरत है, आपने उसकी फीलिंग्स को समझते हुए आपने वो डॉल उसको दे दी। तो यानी कहा जाए कि बहुत सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता आप में बचपन से थी। तो आपने फिर आगे आपको सोशल वर्क यानी कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ाई? अब यही फीलिंग बढ़ती गई मैच्योरिटी के साथ। तो फिर मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माय स्कूल ऑल्सो, जिन्होंने फीलिंग इनकलकेट की आगे। तो उन्होंने 4 क्लब्स निकाले, एक सोशल वर्किंग क्लब, एक आर्ट क्लब, म्यूजिक क्लब एंड एडवेंचर क्लब। मैंने चूज किया सोशल वर्किंग क्लब। तब आई वॉज इन 4th। तो अब हमको ले जाते थे सैटरडेज या ऑल्टरनेट सैटरडेज लेके जाते थे विलेज में एजुकेशन प्रमोशन के लिए। तो हमारे से होता था एक बच्चा 4 की स्टेशनरी लाएगा, तो हम लेके अब विलेज में हम घर जाके स्टेशनरी देते थे। तो एक बार का इंसिडेंस है कि बड़ा अजीब हुआ कि कहीं से शोर सुनाई दिया। हम ग्रुप्स में बैठते थे ना, तो हमने कहा उधर का कोई शोर हो रहा है, सिस्टर के साथ लड़ाई हो रही है। हमने एक आध एजेंट भेजा कि पता करो क्या हो रहा है। वहाँ ओल्ड लेडी जो ग्रैंड मदर थी वो उनसे लड़ रही है, हमारी बेटियां बिगाड़ोगी। मतलब अवेयरनेस वॉज एट सच लो लेवल कि तुम हमारी बेटियां बिगाड़ने आई हो यहाँ पर। तो उन्होंने कहा बेटियां बिगाड़ने नहीं आई है, उनको अच्छा बनाने आए हैं। कहते जब उनकी माँ खेत पे जाती है तो बच्चे आप खिलाओगी क्या, अगर ये बेटियां पढ़ने चली जाएंगी? मतलब सोचिए, उनको इतना पता ही नहीं था आगे क्या होगा। पर इस तरह फिर हम किसी सैटरडे जाके उनको स्किट्स करा के दिखाते थे कि लड़कियों के अंदर आएगा कि हमें ये एक्ट करने को सीखेंगे, स्कूल जाएंगे, एंटरटेनमेंट होगा। फिर फेट्स वगैरह करते थे, उस पैसे से भी हम गरीबों में बांटते थे। ये कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी भी जब थी तो हमने इस पे दहेज प्रथा का एक स्किट तैयार किया 3-4 लोगों ने। तो हम सोसाइटीज में ओपन पार्क में ही जाके करते थे। वो थोड़ा सा इस तरह से था कि जैसे एक डॉक्टर है और बारिश और तूफान में जा रहे हैं, रास्ते में वो एक लाइट देख के घर में रुक जाते हैं। तो रात के टाइम वहाँ ना एक चीखने की आवाज आती है एक लेडी की, लड़की की। तो 2-4 बार सुनते हैं। तो फिर वहां पर जिनके घर रुके उनको कहते हैं आवाज कहाँ से आ रही है? तो कहते क्या करें बताएं आपको, ये हमारी बेटी है और इसको दहेज के लिए बहुत तंग किया और घर से निकाला। तो डॉक्टर को इतनी बात पिंच हो जाती है ना, आई वॉज अ डॉक्टर देयर। तो मैंने उसको कहा कि अरे ये तो बड़े गलत है, ये इतनी दुखी है आप भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इससे शादी मैं करूँगा, मतलब वाई शुड बी ट्रबल गर्ल्स। और वहाँ उससे सब हमने शादी की। उसके हमने अभी 3 शो रखे थे बस, पर उसकी डिमांड इतनी रही कि ऑन टिकट भी लोगों ने 11 शो करा दिया हमसे। वो मनी फिर हमने, यानी आपकी सोच थी कि आप समाज में जो पीड़ित लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, आपकी सोच हमेशा ऐसी रहती थी कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं। और जैसे जैसे आपके जीवन में कोई मौका आता गया, आप वहां पे कभी पीछे नहीं हटी। इस तरह से आपने लोगों के लिए बहुत कार्य किया। यस जी। तो अभी ये सब आप कैसे कर पाती हैं? मतलब इसके पीछे स्ट्रेंथ सपोर्ट सिस्टम क्या है आपका? अभी तक तो मैंने इंडिविजुअल हेल्प की। किसी की बेटी है तो उसको हर साल दिवाली पे वेडिंग टाइप की साड़ी दे दी कि अब ये 10th में है, इसके लिए रखो। और किसी को वैसे हेल्प कर दी, ड्रग एडिक्टेड है तो हमारे जानकार का एनजीओ था डी एडिक्शन का, तो उनको उसमें एडमिट करा दिया। किसी की मेडिकेशन है, थोड़ी हेल्प कर दी। पर देखिए इंडिविजुअली आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। पर हाल ही में मुझे मेरी मुलाकात किसी ने ये हमारी नेशनल ऑनरेबल नेशनल सेक्रेटरी जनरल मिसेस नरेश मुदगिल से कराई जी। उन्होंने मुझे एक बड़ी संस्था से जोड़ा, वेटरन्स इंडिया के साथ जुड़ गई हैं आप। तो मैं मास्टर्स में अब कनेक्ट हो गई। अनीता जी, जब आप एजुकेशनिस्ट रही तो आप टीचर से प्रिंसिपल तक के सफ़र तक पहुंची, और जैसे आपने बताया कि आपकी टीचिंग इतनी अच्छी थी कि पेरेंट्स आकर आपको के सामने तारीफ करते थे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हमारे बच्चों को सारी क्वेरी सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद आप सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव रहीं। आपने बताया कि जो भी आपको मौका मिला आपने कभी वो मौका छोड़ा नहीं। जहाँ भी आपको लगा कि मैं यहाँ पर किसी की जो भी हेल्प कर सकती हूँ आपने किया। अब आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है वेटरन्स इंडिया, तो वहाँ पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वहाँ पे जुड़ने का आपका मकसद क्या है? देखिए, जिस विंग से मैं जुड़ी हूँ वेटरन्स इंडिया के, ये है नारी सेना वुमेन एम्पावरमेंट विंग है, जिसमें मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ। इसमें मुझे अपने नीचे की टीम को गाइड करना है। जैसे मेरी एक्सपर्ट लीडर है मिस्टर नरेश मुदगिल जी, वो मुझे गाइड करती है, मुझे आगे गाइड करना है, हमको अपनी इस टीम को स्प्रेड करना है और सब जगह लोगों का हमको हेल्प करनी है। इसकी जो प्रॉब्लम है, अब देखिए कईयों को वुमेन राइट्स नहीं पता है, किसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जी, तो ये तो बहुत अच्छे घर की लोग लेडीज जो पढ़ी लिखी है उनको भी बहुत है जिनको नहीं पता है। तो ये सब उनको देना,
मतलब उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी बेसिकली कि हमारे जो लॉज में बहुत सारे ऐसे कहा जाए कि बहुत सारी ऐसी प्रावधान है, फीमेल्स को अवेयर नहीं है, तो आप वो भी अवेयर कराएंगी ताकि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है किसी भी लेवल पे, तो एक लॉ है, एक कानून है जो आपको उससे प्रोटेक्शन दे सकता है, स्टैंड कर सकते हैं अपने जी लिए बिल्कुल। ना। तो ये जरूरी नहीं है फाइनेंशियल कमजोरी से जुड़ा, ये तो कोई एनीवन जी उनको नहीं है, तो वहां भी हेल्प करना है। अपने ये नेशनल फेस्टिवल्स को खुल के सेलिब्रेट करना है, प्राउड, यानी अपनी संस्कृति को हाँ इंडिया उससे से भी जुड़े रहना है। बिल्कुल। और एज अ भारतीय लेडी मैं ये भी कहूंगी कि हमें अपनी पुरानी ये इंस्पिरेशंस भी नहीं भूलनी है, जैसे हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई रही हैं, या सरोजनी नायडू ऑफ इंडिया, इन सब ने हमारे ये आप सब आपकी आइडियल हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में योगदान दिया इन्होंने। कोई अच्छी कवित्री हैं, I have written some poems also, I may not say कि बहुत प्रेजेंटेबल है। हाँ मैंने मोदी जी के लिए भी एक पोएम लिखी है, कभी उनको गिफ्ट करूंगी। अच्छा जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। लगेगा मेरे को उनके साथ मिलने का, तो मैं उनको ये गिफ्ट करना चाहूंगी। वेरी मच सूटेबल फॉर हिज लाइफ। ओके। इस तरह से टाइम मिला तो ये भी क्या एनवायरनमेंट पे पोएम लिखी। लाइक जैसे कि जानवर कहते ये आप लिखती भी अच्छा है, लिखती हैं आप, अच्छा अपनी इमोशंस को आप पेन से पेपर पर उतार देती हैं, ये कहा जाए। जी जब मैं केजी में थी तो मैं लोग टॉयज लेके घूमते हैं, टॉयज बहुत थे, मैं अपने साथ अपनी केजी की एक अच्छी सी बुक लेके घूमती थी, विजिट कर रही हूँ। तो जब एक हमारी नेबर थी, उनकी एंगेजमेंट हुई, तो वो मेरी फ्रेंड बनी हुई थी, मैं 2.5 थी। तो बोली एक दिन, तुम्हें मालूम है मेरी एंगेजमेंट हो गई है? मैंने कहा एंगेजमेंट? तो फिर एंगेजमेंट मतलब शादी चले जाओगे? हाँ अब चले जाओगे, फिर मैं आपकी शादी में क्या गिफ्ट करूंगी? मेरी डियरेस्ट बुक है, ये आप रख लो। डियरेस्ट बुक थी, टू शो माय इमोशंस टू हर। मैंने आप अपनी स्ट्रेंथ किसे मानती हैं? आपकी क्या स्ट्रेंथ है जो जिस वजह से आप ये सब कर रही थी और अब आगे करना है, कर पा रही हैं? ये स्ट्रेंथ मैं ये कहूंगी कि मेरा परिवार बहुत मेरे लिए सपोर्टिव था। उनके भी ख्यालात आते हैं इसके बीच में, और मैं अपने डैडी को बहुत ज्यादा थैंक करूंगी, जिन्होंने मुझे कभी भी किसी अच्छे काम से, हॉबी लर्निंग से, स्पेंड करने से कभी रोका नहीं। मदर भी ऐसे, पर माय फादर यूज्ड टू एनकरेज मी लाइक एनीथिंग, कि आई वुड ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉर दिस। ओके, ही हिमसेल्फ वाज लाइक दैट। ओके, तो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका सपोर्ट सिस्टम पहले से आपके फादर है, अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट करती है जो भी आप करना चाहती हैं। आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है अंदर से? अगर पूछा जाए आपसे, अनीता शर्मा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, मेरे देश के लोग, ह्यूमन हार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। नो ह्यूमन हार्ट शुड बी क्रश्ड, दे शुड ऑल बी सो हैप्पी। कि मैं कहती हूँ धीरे धीरे अपने देश में नफरत खत्म होने के बाद दुनिया में नफरतें खत्म हो, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो। ये मेरा बचपन से, मैंने चाइनी थी मैं खेलती, तो आप पीस लविंग, एग्जैक्टली यू गॉट, कि लड़ेगा कोई नहीं तो मैं नहीं खेल रही हूँ। कि मेरी शादी भी हो गई, मेरा बेटा भी 7th में था, तो वो लड़कियां, बच्चे जो मेरे से थोड़े छोटे थे और मेरे साथ खेले थे, वो तब तक बोलते थे ये वो दीदी है जो किसी को लड़ने नहीं देती थी। ग्रेट। और सबको मिला के खिलाती जी। और कोई वीकनेस भी है आपकी? वीकनेस यही है कि बहुत बात धोखा खाने के बाद भी मैं लोगों की मीठी बोली में आ जाती। बट दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ योर्स ना, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, लेट इट बी, मुझे सबके साथ अच्छा करना है तो मैं अपना करती जा रही हूँ। तो ये तो आपका स्ट्रेंथ ही, मुझे लग रहा है ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप, कोई आपके साथ गलत करता है, आप वीक नहीं पड़ते हो, तो दिस इज योर स्ट्रेंथ। आई स्टिल रिगेन माय एनर्जी, और मुझे पता है वो इंसान फिर मुझे धोखा देगा और मैं थोड़ी देर के लिए जरूर दुखी होंगी, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि ये इसके पास अगर कमी है तो लेट मी नॉट टेक द रिस्क, लेट मी नॉट टेस्ट, और मैं वो कर देती हूँ, जिसका बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं। कोई नहीं, फिर भगवान देता भी तो है ना मुझे। इसी से आपको स्ट्रेंथ मिलती है। आपकी नजर में एक हम वुमन की बात करें तो क्या है, व्हाट इज अ वुमन? वुमन आई विल से इज, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आप लिखती भी हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगी। वुमन आई वुड से इज, यू नो, इज अ 100% पैक ऑफ एनर्जीज। ग्रेट। हर तरह की एनर्जी रखती है। वो घर में स्टार्ट करें तो वो डिवीजन ऑफ लेबर करके जो कोई नहीं कर सकता, वो अकेली सब कुछ हैंडल कर लेती है। और बाहर सब कुछ 100% दे के वो घर में भी बच्चों को 100% देती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं, हमारे सिस्टम की बात करें, किसी भी हम प्लेटफॉर्म की बात करें, तो इतनी जो भागीदारी इतनी महिलाओं की है नहीं, तो इसके पीछे क्या रीजन मानती हैं आप? जिनकी नहीं है
मे बी द कंस्ट्रेंट्स एट होम उनको इतना अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन अब मतलब यानी कि हमारे समाज में अभी भी एक सोच हावी है कि महिलाएं भले ही कितनी काबिलियत रखती हों, लेकिन अगर वो घर के काम अच्छे से कर रही हैं तो बस वहीं तक सीमित रहें। तो शायद ये, हालांकि वक्त के साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा हर जगह है, वक्त के साथ बहुत बदला भी है, लेकिन अभी भी आपको लगता है फिर भी कि बदलाव की अभी भी ज़रूरत है? एवरी हाउस, मैंने बहुत सारी लेडीज क्वालिफाइड देखी हैं, मैंने उनको बोला कि समाज सेवा में आइए, जुड़े। पर देखिए कि जो बहुत सारे घर में अपनी डॉटर लॉ को लोग नहीं निकलने देते, वेल ऑफ है, क्लब ज्वाइन कर लेंगी, किटीज ज्वाइन कर लेंगी, पर समाज सेवा में सोचते हैं कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में निकल के दे में बी फीलिंग वेरी एक्सपोज्ड, और हमारी फैमिली के बहू इतनी दूर तक जाए हमें। जी जी जी, शायद चलिए वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, उम्मीद करते हैं ये सोच भी ज़रूर बदलेगी। और जब आप जैसी लेडीज़ हैं, जो आप जैसी एक कहीं महिला शक्ति हैं, जब आगे बढ़ेंगी तो दूसरों को एनकरेज भी करेंगी, मोटिवेट भी करेंगी। सही है, तो जाना चाहिए करके लोगों के ख्यालात तो बदलेंगे, हमें अपने में कॉन्फिडेंस है और फिर चाहा वो किया। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी आपका, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी आपको सुनेंगे तो उनमें एक एनकरेजमेंट फैक्टर और बढ़ेगा, पहले से होगा तो बढ़ेगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा फीलिंग उसकी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, थैंक यू। मैं ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के सरदार इंद्रप्रीत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब लोगों के अच्छे मैसेजेस को समाज में फैला रहे हैं। धन्यवाद।